आपकी ऊर्जा को क्षीण करने वाली जो चीजें है, सिंथेटिक मेडिकेशंस, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक वस्त्र, सिंथेटिक पैक्ड प्रिजर्व्ड फूड, रेडी टू ईट। अच्छा, ऐसी ऐसी चीजें हैं, आदमी को सुनाते हैं। देखो हमने कितनी उन्नति कर ली है कि हम 1 साल का बासी भोजन खाते हैं। पहले बासी रोटी, बासी दाल, बासी सब्जी खाना अच्छा मानते थे क्या? नहीं मानते थे। बासी रोटी बहुत गरीब लाचार लोग खा लें तो कहते थे भाई क्या करे, इसका तो बेचारे का सामर्थ्य नहीं। और हम 6-6 महीने का, 1-1 साल का बासी भोजन खाते रहते हैं। खैर, सिंथेटिक फूड, फिर चॉकलेट, ब्रेड, टोस्ट पोस्ट जो भी है, बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बेवरेजेस जितने भी हैं, ये पैक्ड जूस जिसमें जूस कम चीनी ज़्यादा होती है, फिर नमकीन, स्नैक्स। आजकल ये पढ़े लिखे लिटरेट इडियट लोगों की शब्दावली है स्नैक्स। पहले करते थे भाई कलेवा कर लो, जो ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। नहीं तो कहते थे योगी 1 बार, भोगी 2 बार, रोगी बार बार खाता है। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोग, 4 भुक्तम तुमारकम। हितारामिताहारा अल्पहाराश्च ये नराः नयतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। हित भुक, रित भुक, मित भुक बनो। एक शब्द मैं बार बार बोलता हूं, परिणाम को देख करके कुछ भी करो। जो कुछ आप खा रहे हो, पी रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, जी रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, what is the ultimate result? What is the ultimate conclusion? What is the ultimate outcome of this work, this action, this knowledge, this emotion? जिसमें ज्ञान, संवेदना, कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट, परिणाम क्या है? कुछ चीजें देखने में अच्छी लगती है, अच्छा दिखने में और अच्छा होने में फर्क होता है। कुछ लोग ऊपर से देखने में बड़े चिकने चुपड़े लगते हैं और अंदर से इतने में कुटिल होते हैं। कुछ ऊपर से देखने में उनकी जो आउटर लुक है ना बॉडी का, जैसे किसी किसी का इंटीरियर बड़ा अच्छा होता है, किसी का आउटर बहुत अच्छा होता है। इन चीजों पर मत जाना। तो मैं कह रहा था अच्छा दिखना और अच्छे होने में फर्क है। जो हमारे लिए अच्छा दिखता है वो नहीं करना, जो अच्छा होता है वो करना। अच्छा लगता, अच्छा लगने में और अच्छा होने में फर्क होता है। मैंने सुना है जो बीड़ी सिगरेट शराब नशा आदि करते हैं वो कहते हैं अच्छा लगता है। अच्छा लगने में और अच्छा होने में फर्क है। ऐसे ही ये जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड अच्छा लगता है, चॉकलेट अच्छी लगती है, अच्छा लगना अलग बात है भाई, अच्छा होना। इसलिए जीवन के लिए जितने भी नितांत आवश्यक तत्व, इन सबके श्रेष्ठ विकल्प आपको दिए। श्रेष्ठ विकल्प
हमने चॉकलेट का श्रेष्ठ विकल्प एनर्जी बार दे रखा है आपको, प्रोटीन बार दे रखा है आपको, उनका ही प्रयोग कर लो भाई। आपको रेडी टू ईट चाहिए, उसके भी श्रेष्ठ विकल्प हमने दे रखे। दवाएं अब सिंथेटिक लेना, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए। मैं पहले तो 2-3 मिनट में जरा आपको ये जो एलोपैथी की सिंथेटिक दवाएं लेते हैं ना, इसका पूरा निष्कर्ष आपको कह देता हूं। एलोपैथी की जितनी भी दवाइयां ली जाती हैं, ये शरीर की नैसर्गिक प्रक्रिया को बाधित करके आपको रोग मुक्त होने का झूठा एहसास कराती है। मैं आपको 5-10 बीमारियों के बारे में थोड़ा बताता हूं। आप पेन के लिए पेन किलर, स्टीराइड्स, बायोलॉजिकल शादी लेते, कहीं इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है मेडिसिन लेते हैं। ये दर्द को मिटाती नहीं है, ये दर्द को महसूस कराने वाले आपके नाड़ी तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, आपकी संवेदनाओं को शून्य कर देती है। उनमें एक नशे जैसी स्थिति पैदा करती है। दर्द तो होता है, सिर दर्द जिस कारण से होता है वो कारण भी होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिस कारण से होता है वो कारण अंदर विद्यमान होता है। जिस कारण से घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, वो सारे कारण आपके शरीर में विद्यमान होते हैं। दर्द किससे होता है? आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ESO, ये पेन मार्कर्स बढ़ गए। ये कोई भी दवा आपके पेन मार्कर्स को, जिन कारण से पेन हो रहा उनका निवारण नहीं कर रहे। खाली दर्द का अनुभव होता है दिमाग में, तो दिमाग में दर्द को अनुभव करने वाले जो संवेदनाएं हैं उसको शून्य कर देते हैं। तो ये दर्द की दवा कहां हुई? ये तो बड़ी बेदर्दी है। आप जिन पेन किलर्स को, स्टीराइड्स को, बायोलॉजिकल्स को ले रहे हो, वो एक झूठ है। वो आपके दर्द का निवारण नहीं कर रहा है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दर्द दूर हो रहा है और आप दवा खाए जा रहे हो। ये तो दर्द की दवा के नाम पर क्या है? धोखा। सेम आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो बीपी में बीटा ब्लॉकर्स और डायबिटीज में तो 4-5 तरह के प्रोसीजर्स है। पेनक्रियाज से ज्यादा जूस निकालो, पेनक्रियाज को चूस डालो, उसका शोषण करो। अब भाई उसमें जितना बन रहा है नैसर्गिक रूप से उतना निकल रहा है, अब तुम उसमें से ज्यादा निकाल रहे हो दवा दे दे करके। ये गलत है। अंदर से नहीं बन रहा तो बाहर से इंसुलिन ठोक रहे हो, तो फिर तुम्हारा पेनक्रियाज कभी काम नहीं करेगा, वो प्रमादी हो गया। जैसे चलो थोड़ा एक बार रिलैक्स हो जाओ। किसी को भीख देना अच्छी बात है कि बुरी बात? सब कहते हैं भीख देने से फिर आदमी को मेहनत करने की आदत नहीं रहती। इंसुलिन लेते हो तो ये ऐसा है, अपने पेनक्रियाज को आप भिखारी बना रहे हैं, फिर वो अंदर से चेष्टा करेगा ही नहीं। बोले बाहर से मिल रहा है तो फिर क्यों लेना। तुम कह रहा था एलोपैथी में जो शुगर के लिए दवा लेते हैं, एक और दवाई देते हैं, वो क्या करती है? जो ब्लड का एक्सेस शुगर होता है उसको किडनी से फिल्टर करके बाहर निकालते हैं। तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है तो फिर क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। हम शुगर की दवा दे रहे हैं, वो शुगर की दवाई ही नहीं है। शुगर की दवाई तो उसको कहते हैं कि आपका पेनक्रियाज अच्छा हो जाए।
शुगर के 5-7 बड़े कारण हैं, आप उनका निवारण कर दें, पेनक्रियाज को अच्छा कर दें, आपके बॉडी के एक एक सेल के रिसेप्टर्स को, उसके न्यूक्लियस को, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छा कर दें, जहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन बर्न होकर एनर्जी बनती है। आप एक एक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया को, आप एक एक सेल के न्यूक्लियस को, उसके रिसेप्टर्स को, उसके जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, आरएनए को, डीएनए को, प्रोटीन को, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को, उसके एपोप्टोसिस को, उसके एक एक सेल के जो पूरा उसका एक सेल्फ डिफेंस, सेल्फ वर्किंग, एक सेल्फ डिसिप्लिन का, एक ऑटोफेजी माइटोफेजी का एक प्रोसेस है। एक एक सेल अपने आप को कैसे स्वस्थ, कैसे स्वच्छ रखता है, उसको आप उसके शुद्धिकरण और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को ठीक कर दे, जिसको मैं एपोप्टोसिस, आत्मनिर्माण से लेके आत्मनिर्वाण तक, आत्मसृजन से लेकर के आत्मविसर्जन तक, और उसके ऑटोफेजी माइटोफेजी, एक एक सेल का एक अपना जीवन चक्र है, एक अपना काल चक्र है, एक समय चक्र, ऊर्जा चक्र है, उसका एक अपना अस्तित्व है, अपना एक नैसर्गिक उसकी जीवन प्रणाली है, उसको आप ठीक कर दें। उससे डायबिटीज होती है जब एक एक सेल आपका कमजोर पड़ने लगता है, उसके आस पड़ोस से जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजरता है तो वो उसको अपने भीतर आत्मसात नहीं कर पाता। उसका जो सेंसरी सिस्टम है, उसके सेंसेस है, उसका जो सेंस करने का तरीका है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो कमजोर पड़ गए, उसका न्यूक्लियस, उसका माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर पड़ गया, उसकी सेल्फ डिफेंस सिस्टम उसका कमजोर पड़ गया, उसकी सेल्फ वर्किंग, उसका आत्मानुशासन क्षीण हो गया। अब एलोपैथी की कोई दवाई नहीं है जो पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रीजुविनेट कर सके, पेनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन को दूर कर सके, एक एक सेल की वर्किंग को ठीक कर सके, और फिर ये स्ट्रेस से भी बढ़ती है शुगर, स्ट्रेस को ठीक कर सके। फिर शुगर का बड़ा कारण तो सबको पता ही है, लेस फिजिकल, ये कुछ कॉमन फैक्टर्स है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, less yogic practice, overeating, and not only overeating, unhealthy eatings. ये unhealthy eating, overeating अपने साथ चीटिंग है, चीटिंग, और हम खुद ही करते रहते अपने साथ। कभी कभी सोचा करो, तुम अपने पेनक्रियाज के ऊपर, अपने लीवर पर, अपने किडनी पर, अपने आंतों पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, और ऊंचा शब्द है सुनिए जरा, अपनी आत्मा पर कितनी क्रूरता करते हो, कितनी बेरहमी बेदर्दी से अपने आप ही को रौंदते हो, अपने आप ही को कुचलते हो। ज्यादा मिर्ची खाना अपने पेट के ऊपर अत्याचार है, लेकिन इस चटोरी जीभ के चक्कर में क्या क्या करते हो तुम रे रामा रामा। शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर अत्याचार करते हो। तो तुम शुगर के लिए दवा खा रहे हो या शुगर के नाम पर धोखा खा रहे हो? क्या खा रहे हो बोलो? धोखा। तो ये तो शुगर के बारे में मैंने बताया। ऐसे बीपी में, अब बीपी बढ़ता है स्ट्रेस से, बीपी बढ़ता है नींद नहीं आती उससे, बीपी बढ़ता है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बीपी बढ़ता है पित्त बढ़ने से, अब बीपी बढ़ता है जेनेटिक रीजन से, बीपी बढ़ता है अव्यवस्थित जीवन जीने से, undisciplined life, overeating, unhealthy eating, stress, less yoga practice, less physical activity, और अनहेल्दी ईटिंग्स में एक तो जो हमें नहीं खाना चाहिए, अपनी प्रकृति के प्रतिकूल खाते हैं, और जो जहर है वो अपने शरीर जिसमें डालते, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, ड्रग एडिक्शन, हे मेरे राम। तो बीपी के जो कारण है उसका निवारण नहीं कर रहे। टेम्परेरी तौर पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको रिलैक्स करने के लिए
जो भी अलग अलग कारणों से अंदर उनके अंदर तनाव पैदा हो रहा है, उसको रिलीज करने के लिए टेम्परेरी तौर पर आपको बीटा ब्लॉकर्स दे देते और आप कहते हो बीपी की दवा खा रहे हो। थायराइड हाइपो है या हाइपर है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दे देते हैं। ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है थायराइड, तो उसकी गतिशीलता को कम करने के लिए, और कम एक्टिवेट हो रहा है तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन आपको दे देते हैं। और सिंथेटिक चाहे विटामिन हो, न्यूट्रिशंस हो, सिंथेटिक मेडिसिन हो, सिंथेटिक हार्मोन्स हो, बड़े खतरनाक है। मनुष्य के शरीर में जो हार्मोन बनता है थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो अलग होता है। जो सिंथेटिक हार्मोन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर और तमाम तरह से जो बाहर से पूर्ति की जा रही है ना, वो नैसर्गिक नहीं है, वो अप्राकृतिक, अनैसर्गिक, अननेचुरल हस्तक्षेप है, विध्वंस है, विघटन है, वो क्रूरता है अपने साथ। तो तुम बीपी, शुगर, थायराइड के लिए, ऐसे कोलेस्ट्रॉल के लिए जो तुम दवा लेते हो, वो तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी ओज तेज है, चिकनाई है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। और वो केवल फैट को ही बाहर नहीं निकालता। जो कोलेस्ट्रॉल के लिए आप या ब्लड थिनर के रूप में जो दवाएं लेते हैं, वो शरीर के फैट को बाहर निकालने के साथ उसका डिजाइन ही ऐसा है, वो शरीर के अन्य पोषक तत्वों को भी बाहर निकाल रहा है। तो ये मूर्खतापूर्ण काम है, अपने साथ क्रूरता है कि आप शरीर के न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस को, शरीर के पोषक तत्वों को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं हम कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं, ब्लड थिनर खा रहे हैं, बड़े समझदार हैं, तुमसे ज्यादा शायद मूर्ख कोई नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं ये जो तुम एलोपैथी की दवा खा रहे हो, और इसमें भी फिर ये जो एंटी एलर्जिक दवा खा रहे हो, स्टीरॉयड ले रहे हो, फिर और क्या दवा खाते, नींद की दवा खाते, वो तो सीधी नशे की, डिप्रेशन की दवा खाते, सीधी नशे की दवाई है। नींद की दवाइयाँ मैंने आपको सुला देती है, आपको मूड बना देती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ा तत्व क्या है? बुद्धि। आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती है, आपको मूढ़ बना देती, मूर्ख बना देती है, जड़ बना देती है आपको। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करो, ये मूर्खताएं छोड़ो। अब ये तो मैंने कुछ चीजें बताई, फिर कहते वी आर प्रोवाइडिंग टारगेटेड मेडिकेशन, और वो एक टारगेट को अच्छा करने के साथ साथ फिर बाकी शरीर के अंदर तूफान मचा देती है, विध्वंस मचा देती है, विघटन कर देती है। इसलिए उनके एडवर्स इफेक्ट बड़े खतरनाक है। एवं वेद स एवं भवति। मैं कहता हूँ योग बोलता है, आयुर्वेद बोलता है, ये सब थेरापियाँ, यहाँ जो आपको जो कुछ करा रहे हैं, ये जब आप इसको करते हो तो आपके जीवन से ये अभिव्यक्त होता है। तो ये तो खैर मूर्खतापूर्ण औषधियों के मेडिसिन्स के बारे में मैंने बताया। फिर सर्जरी करके शरीर के साथ और छेड़छाड़ करते हैं, शरीर के साथ ये बहुत अधिक जुल्म ज्यादती कर रहे हो तुम। घुटनों को काटने की, कमर को काटने की, रीढ़ की हड्डी की काटा पीटी की, दांत, आंख, कान की काटा पीटी की 99% जरूरत ही नहीं है। सर्जरी हमारे ऋषियों ने भी बताई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में शल्य चिकित्सा ठीक है, 99% उसको टाला जा सकता है। हमने सब रोगों का भी शीर्षासन कराया है, सब भोगों का, सब बीमारियों का, सब दुखों का, सब दर्दों का, सब पीड़ाओं का, सब व्याधियों का। थोड़ा लंबा करो शीर्षासन, मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ, कपाल भाती के साथ। ऐसे
जब लंबा योग करते तब जीवन अपने आप रूपांतरित होने लगता है। तो लंबा शीर्षासन करने की, लंबा सर्वांगासन करने की, लंबा लंबा मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन आदि अपने रोग के अनुरूप आपको ये अभ्यास बताते। अब किसी को इनफर्टिलिटी है, अब देखो एक बहन रो रही थी 2 दिन पहले, बाबा जी मेरे को बच्चे पैदा नहीं होंगे, ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया। क्या है? यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, मेरी माँ को भी है। मैंने कहा तेरी माँ से तू पैदा हुई कि नहीं हुई? बोला हाँ जी हुई। मैंने कहा जब तेरी माँ से तू पैदा होगी तो तेरे भी पैदा हो जाएंगे, क्यों दुखी हुई? बोले हाँ बात तो ठीक ही कह रहे हैं कि मेरी माँ को भी यदि यूट्रस में फाइब्रोइड्स ओवरी में सिस्ट थे तो मैं पैदा तो हुई थी, तो तेरे को जल्दी हो गए थोड़े, तो थोड़ा कपाल भाती अनुलोम विलोम कर ले, सिस्टोग्रिट ले ले, काचनार, वृद्धि बाधिका ले ले, दशमूल ले ले, नारी कांति वटी सिरप ले ले। ना उनको के पास स्पर्म बढ़ाने की दवा है, न स्पर्म की क्वांटिटी, न क्वालिटी, न उनकी हेल्थ, न उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा है स्पर्म की, न ओवम बढ़ाने की कोई दवा, न ओवरी में सिस्ट हो जाए उसको हटाने की दवा, ओवरी को काट देंगे, न फिलिपियन ट्यूब बंद है तो उसको ठीक करने की दवा है। हमारे पास योग है, योग से हम बंद फिलिपियन ट्यूब को ओपन कर देते हैं, साथ में संतति सुधा दशमूल देते हैं, फलग्रिप देते हैं, शिवलिंगी पुत्र जीवक देते हैं। पीरियड की दिक्कत है तो नारी कांति वटी सिरप देते हैं। ओवर ब्लीडिंग है तो यज्ञ की भस्म का पानी, शीशम, पीपल, बेल, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी आदि का प्रयोग करवाते। मुलैठी का ओवर ब्लीडिंग है तो उसमें स्फटिका, कहरवा और नाग केशर देते हैं। रक्त और श्वेत प्रदर दोनों के लिए नारी कांति वटी और सिरप तो अप्रतिम है। माताओं बहनों में इनफर्टिलिटी के 4-5 मुख्य कारण है। ओबिसिटी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड का इरेगुलर होना है, यूट्रस में फाइब्रोइड्स है, ओवरी में सिस्ट है, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना है, ओवम का कम बनना है, और पित्त बढ़ने से भी इनफर्टिलिटी होती है। अब देखो इन सारे कारणों का निवारण कर दिया हमने, और जिनको बच्चे नहीं थे एक एक साथ 2-2 पैदा होते, ज्यादातर को जुड़वा पैदा होते, एक बेटा एक बेटी। लो मैंने कहा चलो 10 साल की सारी कमी पूर्ति हो गई है कई बार में। और ये कृत्रिम गर्भाधान, और फिर अपने भी ना हो तो बोला अपनी माँ की, अपनी दादी नाना नानी की कोख ले लो। ये तो फिर हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। अपनी कोख भी ठीक नहीं है तो बोले दूसरी की कोख में पैदा करो। अब उसका ओवम भी नहीं तो फिर क्या करें? ऐसे ही पुरुषों का कबाड़ा हो रखा है। ये पुरुष लोग जो टाइट जीन्स पहनते हैं और ऊपर से बेल्ट, कमर कमरा हो रखी है, 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए की बेल्ट बांध रखी है, वो ब्रांडेड होती है ना, ब्रांडेड बेल्ट, जीन्स। जितना कमर को टाइट रखोगे उतना इनफर्टिलिटी होगी। सुन लो, फिर जो पुरुष लोग स्त्री और पुरुषों में समान रूप से जितने तुम उत्तेजक आहार ले रहे हो, उत्तेजक आहार और उत्तेजक विचार तुम्हें नपुंसक बना रहे हैं, इनफर्टिलिटी पैदा कर रहे हैं। फिर तुम जो फर्टिलाइजर्स खा रहे हो इनफर्टिलिटी पैदा कर रहे हैं। उधर फर्टिलिटी इधर इनफर्टिलिटी। फर्टाइल करते हैं कहते हैं धरती को, और इनफर्टिलिटी पैदा कर रहे हैं, परिणाम नहीं देख रहे। यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खा खा करके करीब 25% लोगों में इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल डिसेबिलिटी पैदा हो गई है। लो और ले लो पंजीरी और खा लो जहर। माताओं बहनों के खून में, पुरुषों के खून में, स्पर्म में आ गए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स तुम्हारे ब्लड में है, तुम्हारे स्पर्म में, तुम्हारे ओवम में, तो तुम्हारी औलादें कहां पैदा हो रही हैं? यूरिया डीएपी की औलादें पैदा हो रही हैं। तुम्हारे शरीर में
एक एक सेल में, तुम्हारे स्पर्म में, ओवम में ये सारे जहर चलेंगे, रसायन। फिर मुझसे कहते हैं बाबा जी अब ये ऑर्गेनिक खेती भी आप ही करवाओ। पहले तो कहे बाबा आप कर दो, और फिर बाबा करे तो बोले बाबा व्यापारी हो गया। अरे बाबा तो व्यापारी नहीं, बाबा तो उपकारी है, सबका उपकार कर रहा है, उपचार कर रहा है, उद्धार कर रहा है। पहले कहते हो बाबा जी ये भी कर दो, वो भी कर दो, अच्छी अच्छी चीजें दे दो हमको, अच्छी दवाई दे दो, अच्छा खाना दे दो, अच्छे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर दे दो, अच्छे होम केयर प्रोडक्ट्स दे दो, अच्छे मिलेट्स भी उपलब्ध करा दो। 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। एक एक प्रोडक्ट बनाने में अब प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट, फिर उसका क्वालिटी, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसका पूरा का पूरा सप्लाई चेन, फिर उसकी एजिंग, फिर उसका एक प्रोडक्ट के पीछे 100 बातें होती हैं डेवलप करने के पीछे। हमने जितनी चीजें आपके लिए बनाई हैं, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, सारी औषधियां, अभी उसके ऊपर आता हूं। फिर वस्त्र, यहां आने के बाद आप 99% सिंथेटिक चीजों से हट जाओ। आपके लिए खादी के कपड़े, आप सिंथेटिक कपड़े तो त्यागो, नैसर्गिक वस्त्र धारण करो, मोबाइल से दूर रहो। अभी भी बहुतों का मोबाइल खीसे में ही होगा, योग कर रहे हैं, वो रेडिएशन छोड़ रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहा है। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव एनर्जी लो। तो मोबाइल कहां रखना? मोबाइल कमरे में रखो, बहुत जरूरी होने पर दोपहर या शाम को, और रात को सोते समय सिरहाने मत रखना। कुछ तो कान के लगाते लगाते बात करते करते ही सोते हैं। 5 मिनट करना चाहिए बाह्य प्राणायाम, युवाओं को, बच्चों को, यूथ को, यंगस्टर्स को, गृहस्थों को भी और सन्यासियों को। गृहस्थों में इनफर्टिलिटी आदि ना हो, और सन्यासी ऊर्ध्वरेता बने, ऊर्ध्व चेता बने। सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजायर्स, दोनों का सॉल्यूशन है ये बाह्य प्राणायाम। अपने शरीर को साथ बाह्य प्राणायाम 5 मिनट, उज्जाई भी होल्ड करके रखना। बाह्य प्राणायाम 15-20 सेकंड, और यह अभ्यंतर प्राणायाम अंदर रोक के रखना, ये आधा से 1 मिनट। ब्रेथ को होल्ड करने से हमारी जीवनीय शक्ति की, प्राण शक्ति की वृद्धि होती, इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। ये एंटी एजिंग का काम करता है। ऐसे शीतकारी पित्त रोगों के लिए, और वैसे भी हीट वेव्स चल रही, लू चल रही, गर्मी बहुत है। अच्छा, इतना बावलापन, पागलपन है, अरे गर्मी बहुत होगी, एसी लगाओ। जब एसी नहीं थी तब ये धरती नहीं थी, तब लोग नहीं थे, तभी जीव जंतु सब मर गए थे ना। गर्मी से बचने के लिए शीतकारी, जौ का सत्तू, चने का सत्तू, नींबू पानी, छाछ, पानी का उपयोग, जौ की राबड़ी, जौ का दलिया, उसको छाछ और पानी में पका करके पानी में घोल के पी लेते हो, लू का प्रश्न ही नहीं। प्याज का प्रयोग, वाटरमेलन, इतनी अच्छी अच्छी चीजें। फिर कहां शीतकारी करो। हम -5 तक और ऊपर 50 तक ऐसे कैसे रहते हैं, कोई असर नहीं होता, न चमड़ी पर, न शरीर के बाहर, न शरीर के अंदर। ऐसा अपना शरीर को साधो। अपने आप को तुमने इतना दुर्बल बना लिया, तुम्हारा शरीर दुर्बल है, तुम्हारी इंद्रियां कमजोर है, तुम्हारा मनोबल कमजोर है, आत्मबल कमजोर है।
इम्यूनिटी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर, जीवनीय शक्ति, तुम्हारा ओज तेज प्रबल हो। प्रकृति ने ऐसे जीव बनाए जो -25 तक भी जिंदा रहते और ऊपर 50, 52, 55 तक भी जिंदा रहते हैं। -50, 55 तक भी प्रकृति ने ऐसी रचना की। तो जो जहां जैसी प्रकृति, ईश्वर ने वैसी व्यवस्था बना रखी, बशर्ते हम प्रकृति के साथ जिए। प्रकृति से दूर हटने पर ही विकृति आती है।